हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट सैयद शोएब अहमद आप सभी लोग का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। वेलकम टू स्टूडियो लेजिस। दोस्तों, आज मैं AIB 17 का जो क्वेश्चन पेपर है मैं उसे सॉल्व करने वाला हूं। और दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा AIB का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सभी क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व करूं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि मेरे वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 हम देखते हैं, भारतीय संविधान का शीर्षक किसमें निहित है? 5 ऑप्शन सी अनुच्छेद 390, ऑप्शन डी अनुच्छेद 393। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, अनुच्छेद 393। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी होगा, भाग 3 होगा। तो भाग भाग थर्ड में ही यहाँ पे मौलिक अधिकारों का संवैधानिक प्रावधान दिया गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे, निम्नलिखित में से 1985 के कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल विरोध कानून भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, 92 संवैधानिक संशोधन इसका करेक्ट आंसर है। अब हम क्वेश्चन 4 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णित किया कि एक संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 सब सेक्शन 2 के अर्थ के भीतर कानून है और इसलिए यदि वह किसी भी मौलिक अधिकार का भंग करता है तो वह शून्य अमान्य घोषित किया जा सकता है? तो पहले ऑप्शन ए देखिए, सज्जन सिंह बनाम राजनाथ राज्य, ऑप्शन बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन सी इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी होगा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। अब हम क्वेश्चन 5 देखते हैं, भारत में सामान्य नागरिक संहिता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी सरकारी नीति, ऑप्शन डी संवैधानिक अधिकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब हम क्वेश्चन 6 देखते हैं, अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल खाली या इसमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा? ऑप्शन ए धर्म मूल वंश जाति लिंग उद्भव जन्म स्थान निवास, ऑप्शन बी धर्म आयु जाति लिंग उद्भव जन्म स्थान निवास, ऑप्शन सी धर्म मूल्यवंश आयु लिंग उद्भव जन्म स्थान निवास, ऑप्शन डी धर्म मूल्यवंश जाति लिंग उद्भव जन्म स्थान आयु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए होगा, धर्म मूल्यवंश जाति लिंग उद्भव जन्म स्थान और निवास। जिस मामले में संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि का कोई सर्वांश प्रश्न अंतर्वलित है उसका विनिश्चय करने का प्रयोजन के लिए या अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश की सुनवाई करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम संख्या होगी। तो कितना संख्या होगा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के अनुसार किसी खाली को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं? ऑप्शन ए व्यक्ति, ऑप्शन बी नागरिक, ऑप्शन सी विदेशी, ऑप्शन डी भारतीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, व्यक्ति। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार निम्न में से कौन सा कानून नहीं है? नियम, उपविधि, रूढ़ि या प्रथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रूढ़ि और प्रथा, ये कोई कानून नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान की संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुसूची 7, ऑप्शन बी अनुसूची 10, ऑप्शन सी अनुसूची 11, ऑप्शन डी अनुसूची 12। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए होगा, अनुसूची 7। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, भारतीय दंड संहिता की धारा 82 और 83 के अंतर्गत एक अपराध दंडनीय है यदि यह खाली बालक द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए 7 वर्ष से कम आयु के, ऑप्शन बी 7 वर्ष से ज़्यादा परंतु 12 वर्ष से कम आयु के जिसने पर्याप्त परिपक्वता और समझ प्राप्त कर ली है ऐसे, ऑप्शन सी 7 वर्ष से ज़्यादा परंतु 12 वर्ष से कम आयु के जिसने पर्याप्त परिपक्वता और समझ प्राप्त कर ली है ऐसे, ऑप्शन डी 7 वर्ष से ज़्यादा परंतु 12 वर्ष से कम आयु के जिसने पर्याप्त परिपक्वता और समझ प्राप्त नहीं कर ली है ऐसे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी होगा, 7 वर्ष से ज़्यादा परंतु 12 वर्ष से कम आयु
कि जिसने पर्याप्त परिपक्वता और समझ प्राप्त कर ली है ऐसे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। दंड दायित्व की दो आवश्यक शर्तों के नाम दीजिए। ऑप्शन ए दोषी शरीर और वैध कार्य, ऑप्शन बी दोषी आशय और गलत अभिप्राय, ऑप्शन सी दोषी मन और अवैध कार्य, ऑप्शन डी दोषी अभिप्राय और अवैध कार्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी होगा, दोषी मन और अवैध कार्य। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की डैश के बीच दिया गया है। ऑप्शन ए सेक्शन 74 से लेकर 84, ऑप्शन बी सेक्शन 96 से लेकर 106, सेक्शन सी 107 से लेकर 120, ऑप्शन डी 141 से लेकर 160। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 96 से लेकर 106 होगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा, प्राइवेट प्रतिरक्षा की अधिकार इसमें प्रावधान दिया गया हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के अंतर्गत संपत्ति एक वैध संपत्ति नहीं है, यानी कि वैध संपत्ति नहीं है, इस पर गौर करिएगा। ऑप्शन ए यदि क्षति के भय या तथ्य की भ्रांति के अंतर्गत दी गई है, ऑप्शन बी यदि विकृत चित्त के व्यक्ति द्वारा दी गई है, ऑप्शन सी 12 वर्ष की कम आयु के बच्चे द्वारा दी गई है, ऑप्शन डी इन सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, इन सभी इसका करेक्ट आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। खाली के अधीन यथा उपबंधित अनुसार माता के गर्भ में कारित हत्या मानववध नहीं है। ऑप्शन ए धारा 300 के स्पष्टीकरण 3 में, ऑप्शन बी धारा 299 के स्पष्टीकरण 3 में, ऑप्शन सी धारा 301 के स्पष्टीकरण 3 में, ऑप्शन डी धारा 302 के स्पष्टीकरण 3 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी होगा, धारा 299 के स्पष्टीकरण 3 में। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मानहानि के लिए दंड साधारण कारावास जो खाली अवधि तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए होगा, 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम। महिला की मर्यादा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किस प्रकार का अपराध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी होगा, संज्ञेय और अजमानती है। क्वेश्चन नंबर 18 हम देखेंगे। इस क्वेश्चन को गौर करिएगा। ये अग्नि शस्त्रों के साथ एक भवन के बाहर पुरुषों को तैनात करता है और जेड से कहता है कि वह जेड पर फायर करेंगे। यदि जेड भवन छोड़ने का प्रयत्न करता है, ये किस लिए दोषी है। ऑप्शन ए सदोष परिरोध, ऑप्शन बी सदोष अवरोध, ऑप्शन सी दोनों सदोष परिरोध और सदोष अवरोध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, दोनों सदोष परिरोध और सदोष अवरोध। अब क्वेश्चन नंबर 19 हम देखेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 21 क के अंतर्गत तर्क सौदे के प्रावधान प्रयोजन नहीं है यदि अपराध खाली से कम आयु के बच्चे के विरुद्ध किया गया है। ऑप्शन ए 12 वर्ष, ऑप्शन बी 14 वर्ष, ऑप्शन सी 16 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 14 वर्ष। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की है, यह निम्नलिखित में से किस वाद में है। ऑप्शन ए ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ऑप्शन बी अरनेश कुमार के वाद में, ऑप्शन सी मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानू बेगम, ऑप्शन डी सैलवी बनाम कर्नाटक राज्य। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानू बेगम। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। मुकदमे के संक्षिप्त विचारण की शक्ति किसके पास है। ऑप्शन ए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय द्वारा विशिष्ट रूप से सशक्त कोई भी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, यह सभी। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धाराएं उपस्थिति की बाध्यता की आदेशिकाओं से संबंधित है। ऑप्शन ए सेक्शन 61 से लेकर 90 तक, ऑप्शन बी सेक्शन 154 से लेकर 173 तक, ऑप्शन सी सेक्शन 221 से लेकर 219 तक, ऑप्शन डी 274 से लेकर 282 तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, सेक्शन 61 से लेकर 90 तक। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। किस अपराध के लिए एक पुलिस ऑफिसर एक व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। ऑप्शन ए असंज्ञेय अपराध, ऑप्शन बी संज्ञेय अपराध, ऑप्शन सी जमानती अपराध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध में बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे।
परिवाद पर संस्थित समनी विचारणवाद में जहां अभियुक्त पर सम्मन जारी किया गया वादी की अनुपस्थिति या मृत्यु में खाली। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यहाँ पहले ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए, अभियुक्त को उन्मोचित किया जाएगा। ऑप्शन बी, अभियुक्त को दोषमुक्त मिलेगी। ऑप्शन सी, वाद के तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त को उन्मुक्ति या दोषमुक्ति मिलेगी। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अभियुक्त को दोषमुक्ति मिलेगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। मान लीजिए कि एफआईआर स्टेशन हाउस ऑफिसर ने पंजीकृत नहीं की है। परिवादी के पास क्या विकल्प है? ऑप्शन ए, पुलिस अधीक्षक से संपर्क करना। ऑप्शन बी, निजी शिकायत दर्ज करके मजिस्ट्रेट से संपर्क करना। ऑप्शन सी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी, दोनों, पुलिस अधीक्षक से संपर्क करना और निजी शिकायत दर्ज करके मजिस्ट्रेट से संपर्क करना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी होगा, दोनों होगा, पुलिस अधीक्षक से संपर्क करना और निजी शिकायत दर्ज करके मजिस्ट्रेट से संपर्क करना। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के अंतर्गत अन्वेषण कर रहे किसी पुलिस ऑफिसर को एक पुरुष की उसके आवास के अलावा अन्य कोई स्थान पर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए, 15 वर्ष से कम आयु और 60 वर्ष से अधिक आयु। ऑप्शन बी, 18 वर्ष से कम आयु और 60 वर्ष से अधिक आयु। ऑप्शन सी, 15 वर्ष से कम आयु और 65 वर्ष से अधिक आयु। ऑप्शन डी, 18 वर्ष से कम आयु और 65 वर्ष से अधिक आयु। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 15 वर्ष से कम आयु और 65 वर्ष से अधिक आयु। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। यदि कोई शपथ पत्र पर न्यायालय के समझ झूठ बोलता है तो इससे अधिवक्ताओं द्वारा कैसे निपटा जा सकता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा, शपथ भंग आवेदन दर्ज किया जा सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा निम्नानुसार प्रकाशित की जाएगी। तो क्वेश्चन का पहला पॉइंट देखिए, उस ग्राम नगर के जिसमें व्यक्ति सामान्यतः निवास करता है सहज दृश्य भाग में पढ़ी जाएगी। पॉइंट 2 देखिए, उस गृह या निवास स्थान जिसमें व्यक्ति सामान्यतः निवास करता है या इस नगर या गांव के सहज दृश्य भाग में चस्पा की जाएगी। अब पॉइंट 3 देख लीजिए, एक प्रति न्याय सदन के सहज दृश्य भाग में चस्पा की जाएगी। पॉइंट 4 देख लीजिए, यदि न्यायालय उचित समझे तब उस स्थान में प्रचलित समाचार पत्र में भी एक प्रति प्रकाशित की जाने का निर्देश दे सकेगा जहां वह व्यक्ति सामान्यतः रहता है। अब इसका जो ऑप्शन है वो हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए केवल 2, 3, 4 सही है। ऑप्शन बी केवल 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी केवल 1, 3, 4 सही है। ऑप्शन डी सभी 1, 2, 3, 4 सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी होगा, सभी 1, 2, 3, 4 सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता का कौन सा आदेश स्थायी निषेधाज्ञा और वादकालीन निषेधाज्ञा से संबंधित है? ऑप्शन ए आदेश 38, ऑप्शन बी आदेश 39, ऑप्शन सी आदेश 40, ऑप्शन डी आदेश 41। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी होगा, आदेश 39। क्वेश्चन नंबर हम 30 देखेंगे। इस पर थोड़ा गौर करिएगा, क्वेश्चन थोड़ा घुमाया हुआ है। ए अहमदाबाद में एक व्यापारी है, बी दिल्ली में व्यवसाय चला रहा है। बी अहमदाबाद में अपने एजेंट के द्वारा ए का सामान खरीदता है और उसे ए से वेस्टर्न रोडवेज ट्रांसपोर्ट कंपनी को भेजने के लिए विनती करता है। ए तदनुसार अहमदाबाद में माल भेजता है। ए बी पर माल की कीमत के लिए वाद जारी कर सकता है। ऑप्शन ए केवल अहमदाबाद में, ऑप्शन बी केवल दिल्ली में, ऑप्शन सी या तो अहमदाबाद में या दिल्ली में, ऑप्शन डी भारत में कहीं पर भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी होगा, या तो अहमदाबाद में या तो दिल्ली में। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा रेस जुडिकेटा से संकल्पना से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 10, ऑप्शन बी धारा 11, ऑप्शन सी धारा 12, ऑप्शन डी धारा 13। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा धारा 11 होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। श्री एक्स, श्री वाई और श्री जेड 10,000 रुपया के लिए श्री ए द्वारा प्राप्त अज्ञाप्ति के अधीन संयुक्त रूप से और पृथक रूप से दायी है। श्री वाई श्री ए के विरुद्ध अकेले 10,000 रुपया की अज्ञाप्ति प्राप्त करता है और कोर्ट में निष्पादन के लिए आवेदन करता है जिसमें संयुक्त अज्ञापित निष्पादित की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प श्री ए के लिए सही है? ऑप्शन ए श्री ए आदेश 21 नियम 18 के अंतर्गत उसकी संयुक्त अज्ञाप्ति की प्रति अज्ञाप्ति के रूप में मानेगा। ऑप्शन बी श्री ए आदेश 21 नियम 18 के अंतर्गत उसकी संयुक्त अज्ञाप्ति को प्रति अज्ञाप्ति के रूप में नहीं मान सकता। ऑप्शन सी श्री ए आदेश 22 नियम 18 के अंतर्गत उसकी संयुक्त अज्ञाप्ति को प्रति अज्ञाप्ति
के रूप में नहीं मान सकता। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। ए, बी और सी संयुक्त हिंदू परिवार के सहभागी हैं। वह संयुक्त रूप से वाई के पक्ष में एक बंधक निष्पादित करते हैं। वाई इन सभी के विरुद्ध वाद दायर करता है। सी को सम्मन दिया जाता है परंतु ए और बी को नहीं। इनमें से कोई भी हाजिर नहीं रहता है और इन सभी के विरुद्ध एक पक्षीय डिक्री पारित की जाती है। ए और बी एक पक्षीय डिक्री को खारिज करने के लिए आवेदन करते हैं। इसके विरुद्ध डिक्री खारिज की जाएगी। ऑप्शन ए केवल सी, ऑप्शन बी केवल ए एंड बी, ऑप्शन सी ए, बी और सी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 34, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान वाद दायर करने से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 22, ऑप्शन बी धारा 24, ऑप्शन सी धारा 26, ऑप्शन डी धारा 28। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, धारा 26। क्वेश्चन नंबर 35, प्रतिवादी उस पर सम्मन्स की तामील की तारीख के कितना दिनों के भीतर अपने बचाव में एक लिखित बयान ऑर्डर 8 पेश कर सकता है? ऑप्शन ए 15 दिन, ऑप्शन बी 30 दिन, ऑप्शन सी 60 दिन, ऑप्शन डी 45 दिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी होगा, 30 दिनों के अंदर वह पेश कर सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए प्रथम अपील तथ्य के प्रश्न या विधि या दोनों पर की जा सकती है। ऑप्शन बी द्वितीय अपील केवल विधि के सारभूत प्रश्न पर हो सकती है। ऑप्शन सी द्वितीय अपील तथ्य के प्रश्न या विधि या दोनों पर हो सकती है। ऑप्शन डी प्रथम अपील उच्च न्यायालय में हो सकती है, द्वितीय अपील उच्च न्यायालय में होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, द्वितीय अपील तथ्य के प्रश्न या विधि या दोनों पर हो सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। आदेश 6 के अनुसार अभिवचन का तात्पर्य है। ऑप्शन ए शिकायत, ऑप्शन बी लिखित कथन, ऑप्शन सी शिकायत और लिखित कथन दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, शिकायत और लिखित कथन दोनों। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आदेश पक्षों की मृत्यु, विवाह और दिवालियापन से संबंधित है? तो ऑप्शन ए आदेश 20, ऑप्शन बी आदेश 21, ऑप्शन सी आदेश 22, ऑप्शन डी आदेश 23। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, आदेश 22 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में रेस्ट गेस्ट के सिद्धांत का चर्चा की गई है? ऑप्शन ए धारा 5, ऑप्शन बी धारा 6, ऑप्शन सी धारा 10, ऑप्शन डी धारा 11। तो इसका करेक्ट आंसर है धारा 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। जब एक व्यक्ति जो वाद का एक पक्षकार है का दायित्व वाद के अजनबी के दायित्व पर आधारित है, जब अजनबी द्वारा उसके दायित्व के सापेक्ष स्वीकृति उस व्यक्ति जो वाद में एक पक्ष है की तरफ से स्वीकृति हो सकती है, यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में उपबंधित है? ऑप्शन ए धारा 17, ऑप्शन बी धारा 18, ऑप्शन सी धारा 19, ऑप्शन डी धारा 21। तो इसका जो करेक्ट आंसर है धारा 19 होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। न्यायिक साक्ष्य से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए तथ्यों के प्रमाण या अप्रमाण में न्यायालय द्वारा प्राप्त साक्ष्य, ऑप्शन बी पुलिस ऑफिसर द्वारा प्राप्त साक्ष्य, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय द्वारा प्राप्त साक्ष्य, ऑप्शन डी द्वारा प्राप्त साक्ष्य। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, तथ्यों के प्रमाण या अप्रमाण के न्यायालय द्वारा प्राप्त साक्ष्य। अब हम क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक दस्तावेज नहीं है? ऑप्शन ए धातु की प्लेट या पत्थर पर लेख, ऑप्शन बी एक मानचित्र या प्लान, ऑप्शन सी व्यंग चित्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। नंबर 43 देखेंगे। दहेज मृत्यु में उपधारणा किस धारा के अंतर्गत दी गई है? ऑप्शन ए 113 क, ऑप्शन बी 113 ख, ऑप्शन सी 114 क, ऑप्शन डी 114 ख। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, 113 ख। अब क्वेश्चन नंबर 44 हम देखेंगे। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 63 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक साक्ष्य नहीं है? ऑप्शन ए मूल प्रतियों से यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाई गई प्रतियों जो प्रति और इन प्रतियों से तुलनाकृत प्रतियों की परिशुद्धता की स्वयं सुनिश्चितता देती है, ऑप्शन बी मूल प्रति से निर्मित या तुलनात्मक प्रतियां, ऑप्शन सी किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा जिसने स्वयं उसे देखा है दिया हुआ मौखिक वृत्तांत, ऑप्शन डी धारा 63 के अंतर्गत प्रमाणित नहीं हुई प्रतियां। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, धारा 63 के अंतर्गत प्रमाणित नहीं हुई प्रतियां। अब क्वेश्चन नंबर हम 45 देखेंगे। सूचक प्रश्न पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए मुख्य परीक्षा में, ऑप्शन बी पुनः परीक्षा में, ऑप्शन सी प्रति परीक्षा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा प्रति परीक्षा में। अब हम क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। अतिरिक्त न्यायिक स्वस्वीकृति से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, पुलिस को या न्यायाधीश को मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य व्यक्ति को की गई स्वस्वीकृतियां। ऑप्शन बी, मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई स्वस्वीकृतियां। ऑप्शन सी, न्यायाधीश के समक्ष की गई स्वस्वीकृतियां। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा पुलिस को या न्यायाधीश को और मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य व्यक्ति को की गई स्वस्वीकृतियां। अब हम क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। विवाचक प्राधिकरण प्रक्रिया में नियमों के निर्धारण में खाली द्वारा अबाध्य नहीं होगा। ऑप्शन ए, सिविल प्रक्रिया संहिता। ऑप्शन बी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ऑप्शन सी, दंड प्रक्रिया संहिता। ऑप्शन डी, दोनों, सिविल प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1976 के निम्नलिखित में से कौन सी धारा मध्यस्थता करार से संबंधित है? तो ऑप्शन ए धारा 6, ऑप्शन बी धारा 7, ऑप्शन सी धारा 8, ऑप्शन डी धारा 9। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा धारा 7। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। किन परिस्थितियों में मध्यस्थ कार्रवाइयों को समाप्त किया जा सकता है? क्वेश्चन का पहला पॉइंट देखिए, अंतिम विवाचन पंचाट। पॉइंट नंबर 2, अंतरिम पंचाट। पॉइंट 3, जहां पर मध्यस्थ प्राधिकरण ने समाप्ति के लिए आदेश जारी किया हो। तो ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 और 3। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के धारा 29 के अधीन एक मध्यस्थ से ज़्यादा वाली मध्यस्थ कार्यवाही में मध्यस्थ प्राधिकरण का कोई भी निर्णय ऑप्शन ए सभी सदस्यों द्वारा लिया जाएगा। ऑप्शन बी उसके सदस्यों के 2/3 बहुमत से लिया जाएगा। ऑप्शन सी मुख्य मध्यस्थ द्वारा लिया जाएगा। ऑप्शन डी उसके सदस्यों के बहुमत द्वारा लिया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा उसके सदस्यों के बहुमत द्वारा लिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत ही हेल्प मिला होगा। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी मैं अपलोड करने वाला हूं। तो इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि मेरे वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, इसके कारण मैं क्वेश्चन 1 से लेकर 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया हूँ, इसलिए मैं सिर्फ 50 क्वेश्चन ही सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक मैं सॉल्व करके आपको मैं वीडियो दे दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।